देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। देश हित में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। 7:55 और वो खबरें लेकर हम हाजिर हैं जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित है। देश हित में हम 5 बड़े सवाल भी उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देश हित से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। सैनिकों के बलिदान पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, कहा शहादत के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है सरकार। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा सैनिकों के नाम पर वोट लेते हैं लेकिन उनकी तकलीफें नहीं देखते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कांग्रेस को सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं। कोलकाता में वंदे मातरम का विरोध करने वालों को अमित शाह का जवाब, कहा जन्म जन्म से जो राष्ट्रभक्त होता है वही वंदे मातरम कहता है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर अमित शाह, कहा राज्य में 50% सीटें जिताना है लक्ष्य, टीएमसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने कहा यूपी में अब 18% आबादी मुसलमानों की है तो फिर अल्पसंख्यक दर्जा क्यों। मोहसिन रजा ने कहा करीब 20 करोड़ हो गई है मुस्लिमों की आबादी, अल्पसंख्यक नहीं रह गई है, अब कौम विचार होना चाहिए इस पर। रॉबर्ट वाड्रा के जरिए बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, कहा वाड्रा की कंपनी ने इनकम टैक्स की चोरी की है, 43 करोड़ की आमदनी को 36 लाख दिखाया है। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की यूएन की रिपोर्ट पर आर्मी चीफ जनरल रावत का करारा जवाब, रिपोर्ट को प्रायोजित बताया। पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, सूत्रों के हवाले से खबर, हत्यारों में शामिल था पाकिस्तानी आतंकी नवीद जट। महाराष्ट्र के नासिक में सुखोई विमान क्रैश, दोनों पायलटों ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के आम लोगों को मजबूत बना रही है योजनाएं, लोगों की जिम्मेदारी है कि जिन्हें नहीं मालूम उन्हें जानकारी दी जाए इन योजनाओं के बारे में। सरकार यूजीसी को खत्म करने की तैयारी में, अब उच्च शिक्षा आयोग करेगा यूजीसी का काम, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। यूएन में भारतीय मूल की अमेरिकी राजदूत निकी हेली 3 दिन के भारत दौरे पर, कहा यहां आकर खुश हूं, दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पाकिस्तान के एनएसए नसीर जांजुआ ने दिया इस्तीफा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री से मतभेद हो सकती है इस्तीफे की वजह। लखनऊ की तन्वी सेठ पासपोर्ट मामले में नया मोड़ आया है, तन्वी पर गलत जानकारी देने का आरोप, रद्द किया जा सकता है पासपोर्ट। शैलजा हत्याकांड के आरोपी मेजर निखिल हांडा का नया वीडियो सीसीटीवी फुटेज में मेरठ से हरिद्वार जाते हुए फिर लौटकर मेरठ कैंट जाते दिखा। यूपी के 9 जिलों में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश की आशंका है, मौसम विभाग ने कहा बहराइच, रामपुर, मुरादाबाद वहां तेज बारिश हो सकती है। उड़ीसा के 4 जिलों में भारी बारिश, केंद्रपाड़ा, कटक, जगत सिंहपुर और पुरी जिले में जनजीवन प्रभावित। अमरनाथ यात्रियों का पहला समूह पहलगाम और दूसरा समूह बालटाल पहुंच गया है। पहलगाम के रास्ते में सुरक्षा के लिए 500 ड्रोन लगाए गए हैं। और चलिए आप देश हित में आज के 5 बड़े सवाल आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस ने आज मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेना की जरूरतों की बीजेपी को कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ शहादत पर राजनीति करती है। सेना पर हर किस्म की बयानबाजी करने के बाद कांग्रेस का ये हृदय परिवर्तन देश हित में सवाल खड़ा करता है। और सवाल ये कि क्या सेना के सहारे जीतेंगे 2019 की सियासी जंग। पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने कहा है कि यूपी में मुसलमानों की आबादी 18% से ज्यादा है, तो फिर वो किस हिसाब से अल्पसंख्यक है, सवाल पूछा। सवाल ये है कि क्या अल्पसंख्यक स्टेटस पर सिर्फ मुसलमानों का आरक्षण। वैसे आज बीजेपी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जी पर आरोप लगाया है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है टैक्स चोरी का। हर बात पर अपनी राय रखने वाले राहुल जीजाजी पर चुप क्यों हैं? रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर राहुल का मौन व्रत कब टूटेगा? जी न्यूज आप जानते हैं लगातार तन्वी और सादिया पासपोर्ट मामले में एक ही सवाल पूछ रहा है। सवाल ये है कि बगैर पूरी जांच के एक ही दिन में पासपोर्ट कैसे जारी कर दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म के नाम पर विक्टिम कार्ड खेला गया। और जिस बात की आशंका थी वैसी खबरें भी आ रही हैं। तन्वी सेठ पासपोर्ट मामले में पुलिस वेरिफिकेशन फेल होने के बाद रद्द हो सकता है पासपोर्ट। तो देश हित में सवाल ये है कि देश में लाइट कैमरा और मजहबी कार्ड वाली ये सियासत आखिरकार कब तक हो। उधर चीन और पाक की मिसाइलों से बचने के लिए भारत जल्द ही रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। और इस बीच अमेरिका ने खुद ही भारत को ऑफर भी दे दिया है। ऐसे में देश हित में आज ये सवाल बहुत अहम है कि भारत को रक्षा कवच बेचने के लिए महाशक्तियों के बीच क्या ये रेस हो रही है, जंग हो रही है। और अब देश हित में सवाल ये कि देश में दूसरी बड़ी बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों का क्या अल्पसंख्यक दर्जा वापस होना चाहिए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलित आरक्षण और 2019 से पहले राम मंदिर निर्माण शुरू करने के बयानों के बाद अब यूपी में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक दर्जा वापस लेने की मांग थी। ये मांग राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने उठाई है।
क्या देश में अल्पसंख्यकों का कॉपीराइट सिर्फ मुसलमानों के पास है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी 18% के पार, फिर भी अल्पसंख्यक पर मुसलमानों का अधिकार। उत्तर प्रदेश के 18% से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, तो फिर अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? देश की आजादी के बाद से ही मुस्लिमों के अल्पसंख्यक दर्जे पर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हें राम मंदिर न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने देश के सामने उठाया है। वेदांती का सवाल है कि यूपी में मुस्लिम 18% से ज्यादा हो चुके हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों मिले? संविधान में लिखा हुआ है कि 10% से नीचे जिसकी आबादी हो उसी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। आज उत्तर प्रदेश के 18% से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है, तो फिर अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों? वेदांती ने सवाल यूपी में 18% से ज्यादा हो चुकी मुस्लिम आबादी के अल्पसंख्यक दर्जे पर उठाया, लेकिन सवाल पूरे देश से है कि अल्पसंख्यक दर्जे पर क्या सिर्फ मुसलमानों का कब्जा है? देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन अल्पसंख्यक होने का फायदा बहुसंख्यक उठा रहे हैं। लक्षद्वीप में हिंदू आबादी सिर्फ 2.5% है, मिजोरम में हिंदू आबादी 2.75% है, नागालैंड में हिंदू आबादी 8.75% है, मेघालय में 11.53% है, जम्मू कश्मीर में हिंदू आबादी 28.44% है, अरुणाचल प्रदेश में 29% हिंदू हैं, मणिपुर में 31.39% हिंदू हैं और पंजाब में 38.40% हिंदू हैं। क्या 18-20 करोड़ लोग अल्पसंख्यक होते हैं क्या? अल्पसंख्यक वो होते हैं जो जिनको समाज ये मानता है कि ये अल्पसंख्यक हैं, और ये समाज की अपनी एक अच्छी सोच होती है, जो सरकारें होती हैं कि उनको लेकर आगे चलना है, इनको आगे मेन स्ट्रीम में जोड़ना है। भारत में जम्मू कश्मीर समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां तुष्टीकरण के दबाव में आज तक पार्टियां हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक आयोग बनाने की हिम्मत नहीं कर पाई। अल्पसंख्यक खाली मुसलमान नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक आदमी के कहने से कानून नहीं बदल जाएगा। केवल लोग अपनी राजनीति करने के लिए तरह तरह की बात करते हैं कि मीडिया में हम बने रहें। वेदांती जी को सलाह दूंगा कि कुछ पढ़ाई लिखाई करें, संविधान जाने, समझें, अल्पसंख्यक की परिभाषा समझें, तो मैं समझता हूं कि उनके विचार बदल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि संसद को अल्पसंख्यक की परिभाषा फिर से तय करनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति ने न सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना और न ही संविधान का नियम कि कहीं किसी का हक नहीं मारा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल ये भी है कि जब देश में करीब 18 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, तो उन्हें क्यों देश में माइनॉरिटी माना जाए? जबकि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। लेकिन आजादी से अब तक वोट की राजनीति ने हिंदुओं से अल्पसंख्यक का दर्जा छीन रखा। और इसीलिए देश हित में आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। लक्षद्वीप में मुसलमान आपको पता है कितने? 96.20%। लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर में मुसलमान 68.30% है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक हैं। असम में देखिए, मुसलमान जो हैं वो 34.20% हैं, लेकिन वहाँ भी अल्पसंख्यक है। पश्चिम बंगाल, वहाँ मुसलमान 27.5% है, लेकिन अल्पसंख्यक है। केरल में मुसलमान 26.60% हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दर्जा मिला हुआ है अल्पसंख्यक। और वेदांती, उत्तर प्रदेश में आज उन्होंने जो बयान दिया, वहाँ कितने हैं? 19.30% मुसलमान, लेकिन अल्पसंख्यक है। और देश हित में आपको आज मौलाना अबुल कलाम आजाद का वो ऐतिहासिक बयान आज जरूर सुनना चाहिए। बहुत गौर से सुनिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि देश की दूसरी बड़ी बहुसंख्यक आबादी है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत अकलियत की नहीं, बल्कि दूसरी बड़ी अक्सरियत की है, और ये अक्सरियत हिंदुस्तान की किस्मत के तमाम सियासी व इक़्तिसादी तमद्दुनी फैसलों में बराबर के हकदार और हिस्सेदार है। देश हित में यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की अलग से व्याख्या नहीं की गई। हालांकि जो लोग धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। संविधान के आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में कहा गया है कि किसी भी समुदाय के लोग जो भारत के किसी राज्य में रहते हैं
या कोई क्षेत्र जिसकी अपनी स्थानीय भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उस क्षेत्र को संरक्षित करने का उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन आजादी के बाद हमारे देश के राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक शब्द का बहुत नाजायज फायदा उठाया और अल्पसंख्यकों का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों तक सीमित कर दिया गया है। वैसे क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार देश की राजधानी में बसे हिंदू परिवारों के साथ ज्यादती कर रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पाकिस्तान से आकर बसे हिंदू शरणार्थियों के कैंप में पिछले 24 दिन से बिजली नहीं है। कैंप में साफ सफाई नहीं हुई है। कैंप की हालत अगर आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बच्चे बुजुर्ग कैसे जी रहे हैं इस कैंप में, देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदू शरणार्थियों के साथ केजरीवाल सरकार की ज्यादती। पाकिस्तान में सताए गए हिंदुओं से दिल्ली में भेदभाव। दिल्ली की 40 डिग्री से ज्यादा की चिलचिलाती गर्मी में इन बच्चों को पंखे की हवा तक नसीब नहीं है, क्योंकि इस शरणार्थी कैंप की बिजली काट दी गई। गर्मी की वजह से बच्चे और बुजुर्ग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। गरीबों का नाम लेकर राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इनकी बेबसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे मीटर लगाया जाए, आप लोग को बिजली कनेक्शन दिया जाए? हम तो जी पिछले 3-4 साल से यही मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी बिजली यहाँ पे परमानेंट मिल जाए जिससे कम से कम हमारे पंखे पर्याप्त रूप से चल सके। यहाँ करीब 600 हिंदू शरणार्थी रहते हैं, जिनमें से 140 बच्चे हैं। इनका कहना है कि बिजली और इस इलाके में साफ सफाई को लेकर कई बार दिल्ली सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बिजली नहीं है तो पानी भी घर में नहीं है, बिजली भी नहीं है, सारे बच्चे गर्मी में पक गए हैं। कोई बुखार आ गया, कोई मच्छर ने काट लिया, कोई अस्पताल में पड़े हैं। वो देश छोड़ के इधर आए, इधर गर्मी में बच्चे मर रहे हैं। बस बिजली नहीं है तो इधर जैसा कुछ नहीं है, गर्मी है, बूढ़े ठेरे बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने इस कैंप का दौरा किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि शरणार्थी हिंदू हैं। नहीं, सबसे पहली वजह तो मेरे को लगता है यही है कि ये रोहिंग्या नहीं है। अगर ये रोहिंग्या होते तो यहाँ पे सारी सुविधाएं दे दी जाती, सरकार खुद आगे आके देती, नेताओं की यहाँ पे लाइन लगी होती और हर तरह की सुविधा दी जा रही होती। करीब 4 साल से इलाके में बसे लोगों के साथ अगर वाकई हिंदू होने की वजह से भेदभाव हो रहा है तो केजरीवाल सरकार पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये वही केजरीवाल हैं जो सबको न्याय दिलाने की बात करते हैं। देश में लाइट, कैमरा और मुस्लिम कार्ड कब तक? उन्होंने जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि आपका तो पासपोर्ट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपने एक मुसलमान से शादी की और आपने अपना नाम नहीं चेंज किया है। कब रद्द होगा ब्लैकमेलिंग का पासपोर्ट? आपने कभी यहाँ पे अनस तन्वी को देखा क्या? रहते नहीं हैं, वो शायद वहाँ दिल्ली में सर्विस करते हैं, दोनों मियाँ बीवी। पासपोर्ट के पते पर 1 साल से क्यों नहीं गई तन्वी? 5 साल पहले अनस यहाँ रहते थे, शादी के बाद से यहाँ नहीं रहते। जी, शादी के बाद से नहीं रहता। पासपोर्ट विवाद के बाद तन्वी अंडरग्राउंड क्यों? पुलिस वेरिफिकेशन में सादिया और तन्वी का झूठ खुला। तन्वी सेठ यहाँ पर विगत 1 वर्षों से नहीं रह रही थी। हम लोगों ने इस आधार पर पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। मजहबी कार्ड दिखाकर तथ्यों से छेड़छाड़। देवबंद के आलिमों से पूछें क्या ये शादी वैलिड है या नहीं है। तन्वी सेठ के खिलाफ होगी FIR।
आप देख रहे हैं देश है। तन्वी सेठ और अनस ने मजहबी कार्ड खेलकर पासपोर्ट तो हासिल कर लिया, लेकिन मुस्लिम कार्ड दिखाकर लिए गए इस पासपोर्ट की मियाद बहुत लंबी नहीं चलेगी। लगता ऐसा ही है, क्योंकि ठीक एक हफ्ते पहले ये पासपोर्ट बना था और अब पुलिस वेरिफिकेशन के बाद नौबत ये है कि पासपोर्ट रद्द हो सकता है। लखनऊ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को भेज दी है। जी मीडिया की टीम भी तन्वी के उस घर पर पहुंची जिस घर का पता तन्वी और अनस ने पासपोर्ट में लिख कर दिया था, लेकिन इस पते पर तन्वी और अनस पिछले 1 साल से नहीं आए, ऐसा पुलिस कह रही है। तो सवाल यही है कि सादिया उर्फ तन्वी सेठ को गुमराह करने की सजा कब मिलेगी। ये तस्वीरें ठीक 1 हफ्ते पहले की हैं। हाथ में पासपोर्ट लिए विजयी भाव रखते हुए तन्वी और उनके पति अनस ने लखनऊ के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कैमरों के सामने अपनी जीत का ऐलान किया था। जब लगा कि पासपोर्ट नहीं बन पाएगा तो अपने धर्म को अपमानित करने का आरोप जड़ दिया। विदेश मंत्री को टैग करके धड़ाधड़ ट्वीट किए और अधिकारियों को डरा दिया गया। आनन फानन में एक पासपोर्ट अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। कैमरों की भीड़, लाइट की चकाचौंध में किसी ने ये सुनने की जहमत नहीं उठाई कि दरअसल सच क्या है। एक तरफा खबर दिखा दी गई, लेकिन अब परतें खुल रही हैं। तन्वी सेठ यहाँ पर विगत 1 वर्षों से नहीं रह रही थी। सामान्यतया जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हम लोग यह देखते हैं कि यह व्यक्ति 1 वर्ष से इस पते पर है या नहीं। जी न्यूज की टीम लखनऊ के कैसरबाग के उस घर पर पहुंची जिस घर का एड्रेस तन्वी और अनस ने पासपोर्ट बनाने के लिए दिया था। हमने दरवाजे पर कई बार नॉक किया। अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। उन्होंने ये कहा कि घर में कोई नहीं है और वो तन्वी और अनस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। इस मुद्दे पर वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी न्यूज ने तन्वी और अनस के पड़ोसी से बात की। बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनको 4-5 साल हुए होंगे ऐसे ही। 4-5 साल पहले अनस यहाँ रहते थे, शादी के बाद से यहाँ नहीं रहते? जी, शादी के बाद से नहीं रहते। शादी के बाद। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे देश में मुस्लिम कार्ड दिखाते ही सिस्टम को भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है और राजनीति भी वोटों की संख्या देखकर चुंधिया सी जाती है। जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पासपोर्ट की जो पात्रता है उसके आधार पर पासपोर्ट निर्गत होना चाहिए। देखिए, साजिश तो नहीं मानता मैं। देवबंद के आलिमों से पूछें क्या ये शादी वैलिड है या नहीं है। पहला हमारा सवाल यही है। जब शादी ही वैलिड नहीं हो पाई आज 10 साल में। अब जबकि लखनऊ पुलिस ने अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को भेज दी है, तो उम्मीद यही है कि पीड़ित बनकर अपना काम निकलवाने वालों पर कार्रवाई कब होगी, ताकि कोई और तन्वी और अनस फिर ऐसी हिमाकत न कर सके। विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जबकि लखनऊ में इस ब्लैकमेलिंग के पासपोर्ट को लेकर विवाद चल रहा है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि पासपोर्ट को लेकर नए नियम क्या है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। पासपोर्ट सेवा पासपोर्ट सेवा में कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं। ये ऐप एंड्रॉइड, iOS और विंडोज फोन पर उपलब्ध है। देश भर से नागरिक कहीं से भी नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस या पासपोर्ट सेवा केंद्र पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जयपुर में रहने वाले हैं और कोलकाता में अस्थायी तौर पर रह रहे हैं, तो आपको जयपुर आकर अप्लाई अप करने की जरूरत नहीं है। नए पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म होने, खोने या आपका पासपोर्ट खराब हो जाता है, तो नए पासपोर्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। पिछले 48 साल में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए और पिछले 48 महीने में 231 पासपोर्ट सेवा केंद्र जोड़े गए। वैसे देश हित में अब बात अमरनाथ यात्रा की करनी है और इस बार आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा के ऐतिहासिक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर। पहली बार अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीआरपीएफ के कमांडो अमरनाथ यात्रा पर अलग अलग जगहों पर ड्रोन से नजर रख रहे हैं। इन ड्रोन्स को पहाड़ी इलाकों में उड़ाया जाता है, जिससे अगर आतंकी घुसपैठ कर सड़क की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो उन पर नजर रखी जा सकती है। और सुरक्षा एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग को अब तक का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया है। बोले महाकाल की बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले।
देश के सारे फौजी हमारे साथ हैं, इसलिए हमें कोई ना डर है ना कोई भय है इस बार। कोई डर नहीं है हमारे को और अच्छा लग रहा है बहुत। यहाँ पे सारी पुलिस है। जब बाबा बर्फानी का बुलावा आया तो आतंकी धमकियों को पैरों तले रौंदकर भक्तों के कदम आगे बढ़ गए। इस बार भी भोले के भक्तों को न आतंकी हमले का डर है न सुरक्षा की फिक्र है, क्योंकि इस बार उनकी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक इंतजाम है। बेस कैंप और रास्ते पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अर्धसैनिक बलों की 213 अतिरिक्त कंपनियां तैनात हैं। पहली बार श्रद्धालुओं के लिए सीआरपीएफ का बाइक दस्ता तैनात है। पहली बार एनएसजी कमांडो तैनात किए गए हैं। यात्रा वाहनों में खास तरह की ट्रैकिंग चिप होगी। इतना ही नहीं, जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के बाद कश्मीर की डल लेक घूमना चाहेंगे उनके लिए भी सीआरपीएफ ने खास तैयारी की है। इसके लिए सीआरपीएफ ने ऑपरेशन डल लेक शुरू किया है। इसके तहत सीआरपीएफ ने डल लेक में पेट्रोलिंग के लिए 4 की बजाय 7 बोट तैनात की हैं। आतंकी खतरे को देखते हुए क्विक रिएक्शन टीम भी लगाई गई है। यह पहली बार है कि डल लेक में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि यहाँ चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ डल लेक की सुरक्षा कर रहे हैं। यही नहीं, बोट के जरिए भी यहाँ पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है। डल लेक पे अपने वाटर विंग से सिक्योरिटी पेट्रोलिंग द्वारा प्रोवाइड करें ताकि यात्रियों में कॉन्फिडेंस हो। जो भी यात्री या फिर टूरिस्ट जो आते हैं उनमें कॉन्फिडेंस है। इसके अलावा श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में भी सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम है। जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं वो पहले शंकराचार्य मंदिर आते हैं। हमारा सनातन धर्म है, उसमें ईश्वर से पहले गुरु का स्थान आता है। तो ये शंकराचार्य जी जगत गुरु हैं, तो इसीलिए सर्वप्रथम भक्तगण जो हैं यहाँ आकर के दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरु का जब आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ईश्वर भी प्राप्त हो जाते हैं। शंकराचार्य मंदिर करीब 1100 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई से सुरक्षा एजेंसियां पूरे श्रीनगर पर नजर रखती हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, श्रीनगर। और अमरनाथ यात्रियों के लिए सरकार ने भक्तों के लिए एसी हॉल से लेकर आरओ के शुद्ध पानी तक का इंतजाम किया है। आम लोग भी श्रद्धालुओं की सेवा से पीछे नहीं हट रहे हैं और इनमें सबसे आगे है पंजाब। अमरनाथ यात्रा में देश भर के 120 लंगर लगते हैं। सबसे ज्यादा 62 लंगर पंजाब से यात्रा के रास्ते में लगाए जाते हैं। इन लंगरों पर सेवादार संगठनों का 15 करोड़ से ज्यादा खर्च होता है। सबसे बड़ा लंगर पंजाब के मोगा का होता है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सबसे ज्यादा 46 भंडारे बालटाल में लगते हैं। पंजाब के सेवादार संगठन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिसमें से कोई 20 वर्ष से तो कोई 29 वर्ष से लंगर लगा रहा है। देश से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर भागे विजय माल्या ने कल चिट्ठी लिखकर कहा था कि उसे भ्रष्टाचार का पोस्टर बॉय बना दिया गया है। लेकिन बीजेपी के लिए तो भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा हैं। बीजेपी ने आज आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 2010-11 में 25 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। इस आरोप के साथ सवाल देश के सिस्टम पर है कि ये हाई प्रोफाइल टैक्स चोरी अगर हुई तो इनकम टैक्स विभाग को पता लगाने में 7 साल कैसे लग गए। सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ये बीजेपी का भ्रष्टाचार का नया आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा टैक्स चोरी कर रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक 2010-11 में वाड्रा की आमदनी 43 करोड़ रुपए थी, पर उन्होंने सिर्फ 37 लाख ही आमदनी बताई। इनकम टैक्स विभाग ने वाड्रा की ये टैक्स चोरी अब पकड़ी है और उन्हें 2010-11 का 25 करोड़ रुपए का एरियर चुकाने के लिए नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी जी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि इतने वर्षों तक जब रॉबर्ट वाड्रा इस प्रकार के गोरख धंधे में लिप्त थे, यूपीए ओवरलुक क्यों कर रही थी? बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस का जवाब है कि बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज कुचलने के लिए इस तरह के केस कर रही है। एक गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, कोई विरोधी दल का नहीं बचने पाता था। जब से प्रधानमंत्री होकर यहाँ पधारे हैं, यहाँ भी विरोधी दल के नेताओं की आवाज को खामोश करने के लिए फर्जी मुकदमे होते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक द्वेष के साथ कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस की सफाई जो भी हो, लेकिन देश हित में यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि यूपीए सरकार में रॉबर्ट वाड्रा ने क्या सही आमदनी की जानकारी छिपाई। और सवाल यह है कि देश में सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि रॉबर्ट वाड्रा के टैक्स चोरी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग 7 साल बाद पता लगा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त देश हित में एक बड़ी खबर है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। कोलकाता में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए जो देश के बंटवारे का आधार बना। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम वही बोलता है जो राष्ट्र भक्त होता है जन्म जन्म से। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें बनी, अलग अलग जगह पे कांग्रेस ने शासन संभाला, तब कांग्रेस ने वंदे मातरम को तो स्वीकार किया, राष्ट्रगान की मान्यता भी दे दी, मगर उन्होंने पूरे गीत को स्वीकार नहीं किया, आरंभ के 2 छंदों को ही स्वीकार किया। मुझे बड़ा दुख है, शायद ये गलती कांग्रेस के नेताओं ने न की होती तो शायद आज देश का बंटवारा भी न होता। तो बंगाल में बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच की राजनीतिक लड़ाई अब और तल्ख हो गई है। आप सुन ही रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष अभी वहां पर मौजूद हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष 2 दिन के दौरे पर हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, और आज ही वो कोलकाता पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह के स्वागत में लगाए गए सभी पोस्टर, बैनर, बीजेपी के झंडे, सब कुछ हटा दिए गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कल पुरुलिया के दौरे पर जाना है, लेकिन रास्ते भर में लगाए गए बीजेपी के झंडों को हटा दिया गया है और उनकी जगह टीएमसी के झंडे लगा दिए गए। ममता बनर्जी की पोस्टर फाड़ राजनीति। अमित शाह के बैनर पोस्टर हटाए गए। बंगाल में सिर्फ ममता के पोस्टर लगेंगे। बीजेपी के मिशन बंगाल से घबरा गई ममता। ये तस्वीरें कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर की है, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पहुंचने से पहले उनकी तस्वीरों वाले जो भी पोस्टर और बैनर लगे थे वो रातों रात हटा दिए गए। एक एक करके सभी पोस्टर, झंडे ट्रक में रखकर गायब कर दिए गए। विधाननगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के पोस्टर को भी हटा दिया। जन्म जन्म से जो हृदय से राष्ट्रभक्त होता है वो ही वंदे मातरम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कल रामपुर हाट होते हुए पुरुलिया जाना है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के पोस्टर हटाकर ममता बनर्जी और टीएमसी के जिला अध्यक्ष अनुब्रता मंडल के पोस्टर लगा दिए गए हैं। बीजेपी ने कहा है ये कार्रवाई ममता बनर्जी के इशारे पर हो रही है। उधर कांग्रेस का वजूद भले ही बंगाल से खत्म होता जा रहा है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी में कोई कमी नहीं है। स्वाभाविक रूप से इस प्रकार का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड और तानाशाही प्रवृत्ति वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और उनमें खुद में है। तो जो हो रहा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और वेस्ट बंगाल की जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। देखिए, राजनीतिक यात्रा है उनकी। अमित शाह जी हर काम राजनीतिक करते हैं। वो न देश की चिंता करते हैं न किसी संविधान की चिंता करते हैं। उनका हर काम राजनीतिक होता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल की जिन 26 सीटों पर फोकस कर रही है, उनमें से ज्यादातर सीटें नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल और जंगल महल के जनजातीय वर्चस्व वाले जिले की है। बीजेपी मुख्य रूप से बालूरघाट, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, पुरुलिया, झारग्राम, मेदिनीपुर, कृष्णानगर, हावड़ा सिटी पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने सभी 42 लोकसभा क्षेत्रों के लिए समीक्षकों की नियुक्ति भी कर दी है। सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों से घबरा गई है? दिल्ली से रविंद्र कुमार और कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित में देश की रक्षा से जुड़ी हुई खबर आपको दे दें। चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों से बचने का क्या तरीका अपनाया गया है? भारत ने कुछ दिनों पहले मिसाइल रक्षा कवच खरीदने का फैसला किया और इसके लिए रूस से S-400 खरीदने पर जल्द फैसला हो सकता है। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि भारत के हथियार बाजार में एंट्री के लिए अब अमेरिका भी जल्द ऐसा ऑफर दे सकता है। हवा में उड़ने वाली किसी भी चीज को जमीन छूने से पहले खत्म करने वाली इस मशीन का नाम है थार्ड।
यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अमेरिका का ये मिसाइल कवच किसी भी छोटी, मध्यम या लंबी दूरी की मिसाइल को हवा में खत्म कर सकता है। थाड में कोई विस्फोटक नहीं होता। ये तेज रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल से टकराकर उसका सर्वनाश करता है। यही वजह है कि ये सिस्टम दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में एक कोरिया के डीमिलिटराइज्ड जोन में भी तैनात किया गया था। अमेरिका ये चाहता है, उनके पास एक थर्ड का सिस्टम है, तो उनका ये जद्दोजहद है कि इंडिया को लीवे दिया जाए, इंडिया को, जिससे कि हमारी डिपेंडेंसी रशिया के साथ कम हो। अब अमेरिका इसे भारत को बेचना चाहता है। इसकी दो वजह हैं। अमेरिका की कोशिश है कि भारत की रूस पर हथियारों वाली निर्भरता कम हो। दूसरा, ट्रंप प्रशासन ने रूस से हथियार खरीदने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाया हुआ है और भारत को छूट देकर अमेरिका रूस को फायदा नहीं लेने देना चाहता। अमेरिका की कोशिश 39,000 करोड़ की डील पर कब्जा करने की है, पर भारत को पता है कि रूस दशकों से हमारा भरोसेमंद पार्टनर रहा है। सैन्य जानकारों के मुताबिक मिसाइलों को खत्म करने में S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे अच्छा आज के दिन में रशिया का है। हमारा जो बेसिकली डिपेंडेंसी है 65% ऑफ इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं, उसकी जद्दोजहद है। इतना पैसा तो किसी के पास कोई भी देश नहीं खर्च करता है जितना आज के दिन भारत कर रहा है। रूस से भारत के S-400 खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका में राजनीति शुरू हो गई है। अब भारत को अपने पक्ष में करके अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोनों देशों के रक्षा कवच की खासियत क्या है, अब वो जानिए आप। रूस का S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की मिसाइलों पर निशाना लगाने की क्षमता रखता है। तो उधर अमेरिका का थाड 200 किलोमीटर दूर तक मिसाइल गिराने की ताकत से लैस है। S-400 एक साथ 36 लक्ष्यों पर, टारगेट्स पर फायरिंग कर सकता है, यानी दुश्मन की 36 मिसाइलें गिरा सकता है। तो थाड किसी मिसाइल के लॉन्च होते ही उसका पता लगा लेता है। S-400 करीब 600 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर नजर रखेगा, जबकि अमेरिका के थाड का रेडार 1000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य पर नजर रख सकता है।